नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस की एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांच है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इसको आप जितना जानते और समझते हैं ना, इसमें आगे से आगे नई नई चीज़ें सामने आती है और आपको ये चीज़ पता लगती है कि जो एक स्टेज है कॉस्मिक आइडिएशन की, जहाँ पे इंडिविजुअल यूनिवर्स के साथ मर्ज होता है, वो अपने आप में नेचुरल ब्यूटी को डिफ़ाइन करता है। एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन ये तब तक ईजी नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, जब तक आप हिंदू माइथोलॉजी को और स्पिरिचुअलिटी को आपस में कनेक्ट करके इसका डीप मीनिंग नहीं समझते हैं। और इसमें आपको खुद रिसर्च करनी होती है। अपनी इसी रिसर्च में मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिला, जिसको लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। देखिए, 4th, 10th, 11th और 12th, ये 4 हाउस है हॉरोस्कोप में और 4 राशियाँ हैं। यानी 4th नंबर की जो राशि है कैंसर, और कैप्रिकॉन 10th नंबर, 11th एक्वेरियस एंड पाइसेस 12th नंबर का जो जॉडिक आप राशि साइन है, यानी कर्क, मकर, कुंभ और मीन। इन चारों का आपस में जो रिलेशन है ना, वो एक चीज़ डिफाइन करता है कि व्यक्ति का जन्म जो है, किसी जीव की उत्पत्ति जो है, उसमें जल जो है ना, हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो वो जल बहुत मैजिकल है। और वो जल आपको इन या तो राशि के सिंबल में देखने को मिलेगा, या तो इनको किसी सी क्रिएचर से कनेक्ट किया गया है, या फिर इनमें जल है। जैसे 4th नंबर हम लेते हैं, कर्क राशि, उसका सिंबल एक क्रैब बताया गया है। ठीक है, इनका डीप मीनिंग है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको इन चारों हाउसेस का जो है रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए चारों का इन शॉर्ट बताती हूँ। 10th में जो कैप्रिकॉन है, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है, जब मैंने स्टडी किया। बट इसको अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो ये मकर है। ठीक है। 11th में एक जलवाहक, एक जल से भरा हुआ घड़ा है जिसमें से जल छलक रहा है, अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है, शुभ मानते हैं हम जल से भरे हुए घड़े को और जल को। और 12th हाउस मछली है, मीन राशि, और ओशन में घूम रही है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मछली पानी में रहती है। अब देखिए, क्रैब जो है ना, वो पानी में भी रहता है और किनारे पे भी आता है। आपने देखा होगा बीच पे आप कभी जाएं, आपको अगर क्रैब दिखता है तो वो बाहर भी घूमता हुआ दिख जाएगा, बीच की सैंड पे भी आ जाएगा। ठीक है, वो जीवन है। लेकिन मीन राशि मछली जो है, भले ही उसके चारों तरफ आपको पानी ना दिखे, लेकिन मछली जल के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उसका अस्तित्व उसी जल में है, उसे उसी में समा जाना है। 4th हाउस, कोई भी पर्सन, किसी जीव की जब उत्पत्ति होती है, जैसे किसी की मदर है, उसको समझना हो मदर की पर्सनालिटी को, तो आप किसी पर्सन के चार्ट में देखिए कि 4th नंबर पे कौन सी राशि आ रही है। जो भी राशि साइन आता है ना, उससे रिलेटेड क्वालिटी आपको उसकी मदर की पर्सनालिटी में मिल जाएगी। 2 चीज़ें इसमें, एक 4th हाउस में प्लैनेट कौन सा आता है और एक राशि कौन सी आती है, दोनों का अलग अलग असर होगा। आपको सिर्फ अभी राशि देखना है अगर आप मदर की पर्सनालिटी को समझना चाह रहे हैं तो। जैसे अगर किसी का मान लीजिए लग्न है, कर्क लग्न है, और उसमें 7 नंबर की राशि साइन आती है चौथे घर में, तो मतलब मदर जो होगी, उसकी पर्सनालिटी में आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ज़रूर दिखेगी किसी एक फील्ड में। क्योंकि 7th जो जॉडिक है तुला, उसको वीनस से अगर हम समझें तो वीनस अपने आप में किसी न किसी आर्ट या क्रिएटिविटी से जोड़ता है। तो वो क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में किसी भी तरह की हो सकती है। ये मदर की पर्सनालिटी में आपको एक गुण मिल जाएगा, सिंपल है। लेकिन 7th नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें आप जाइए देखिए, उनमें से कोई ना कोई एक चीज़ होगी। अगर मदर की पर्सनालिटी में क्रिएटिविटी नहीं है तो कोई और चीज़ मिल जाएगी, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि वो इस चीज़ को बता रही है। और वहाँ पे कोई भी प्लैनेट आता है, उस प्लैनेट का मतलब है कि जब आपकी मदर ने आपको कंसीव किया, तो आफ्टर दैट जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है, उसमें आपकी मदर के लाइफ पे जिस प्लैनेट का असर सबसे ज़्यादा रहा है, वो प्लैनेट आपको 4th हाउस में मिलेगा। हो सकता है आपकी मदर के दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में उस प्लैनेट का रोल रहा हो, या आपके उस मदर के जीवन काल में जो भी परिस्थितियाँ घटित हुई है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी टाइम हम माने, वो प्लैनेट जो है आपको 4th हाउस में दिख जाएगा। ये अंतर है, एक 4th हाउस में जो राशि आ रही है वो, एक 4th हाउस में जो प्लैनेट आ रहा है उसमें। अब 4th हाउस में जो क्रैब है, क्रैब की आइज़ में क्या स्पेशल बात होती है कि उसकी आइज़ में जो है वो कंपाउंड आइज़ है, यानी उसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं, सिंगल लेंस नहीं होता। इसको हम, इसका मीनिंग जब समझते हैं ना,
फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके जो मुझे समझ में आया तो वो ये है कि क्रैब जो होता है उसके सामने 10th हाउस है, ड्रीम है, सपने हैं, एक विज़न है कि मुझे 10th हाउस तक जाना है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो आता है संसार में अपने घर, चौथा घर जो घर है वो उसका अपना घर भी है, चौथा हाउस, ठीक है। वहाँ से उसको पहुँचना है 10th हाउस पे जो उसका कर्म क्षेत्र है। वहाँ तक जाने के लिए जो उसके क्या सपने हैं, उसे क्या क्या स्किल्स इसमें अचीव करने हैं, क्या क्या उसे करना होगा ताकि वो 10th तक पहुँच पाए। और 10th हाउस में देखिए मकर है। मकर को वैसे बहुत से जो देवी देवता है उनका वाहन भी बताया गया है, जैसे वरुण देव है, उनका भी वाहन कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। जो नदी है जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी, उनका भी बताया जाता है कि जो व्हीकल है ना वो मकर को दिखाया गया है पौराणिक कथाओं में। बट मकर का जो यहाँ पे सिंबल दिया गया उसका मतलब है एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रेंथ जो है, एक मतलब सॉलिड, एक स्टेटस कि आप उस स्टेटस तक पहुँच गए हैं। और 4th हाउस से 10th हाउस तक आने की जो जर्नी है ना वो यही है कि वहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। मतलब जिस आपका लग्न चाहे कोई भी हो, आपके लग्न में जहाँ पे भी 4 नंबर लिखा होगा ना वहाँ से आपको एक प्रेरणा मिलती है, या आपका कोई सपना होता है, या वहाँ से आप कुछ मदद आपको मिलती है। किस लिए? ताकि आप 10th हाउस तक की जो अपनी जर्नी है उसको आप किस तरह से कंप्लीट कर पाएँ। अपने अपने चार्ट पे आप लगा के देखिए कि जहाँ पे आपका ये 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ से क्या उस भाव से रिलेटेड, क्योंकि सबके लग्न में ये 4 नंबर अलग अलग आएगा, किसी को किस घर में मिलेगा, किसी को कर्क राशि किस घर में मिलेगी, लेकिन जिस भी घर में मिली है वहाँ से आपको क्या कोई प्रेरणा मिली, या वहाँ से क्या आपने कोई सपना देखना शुरू किया, आपकी कोई इच्छा हुई। क्योंकि 4th हाउस आपका जो डीपेस्ट किसी की जो डिज़ायर है ना उसको भी इंडिकेट करता है। और वहाँ से आपको जाना कहाँ है? जहाँ पे आपके चार्ट में 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, क्योंकि 10th जो हाउस है वो कर्म का घर है, वहाँ आपको कर्म करना है। लास्ट लाइफ में जो आपका अधूरा कर्म रह गया था, जिसको करने के लिए आप इस जन्म में आए हैं, वो करना है, वो आपका 10th हाउस है। अब उस जहाँ पे 10 नंबर लिखा गया है वहाँ प्लैनेट कौन सा है वो भी उसका एक अलग मीनिंग जाता है। कौन से हाउस में वो गया है 10 नंबर की राशि उसका एक अलग मीनिंग जाता है। लेकिन आप इसको समझिए कि 4th, 10th, 11th और 12th का कनेक्शन, क्योंकि सिर्फ ये 4 ही हाउसेज ऐसे हैं जिनमें आपको जल या जलीय जीव जो है उसका कहीं ना कहीं सिंबल समझाया गया है। क्योंकि लाइफ इन 4 घरों में बहुत आपको बहुत कुछ दिखाने वाली है, ठीक है। तो वो आपका कर्म है जो आपको करना है, या उस भाव से या जो प्लैनेट वहाँ जाता है उससे रिलेटेड आपका बहुत सा कर्म बाकी है जो आपको इस जन्म में करना होता है। अब एक चीज़ और देखिए आप कि पूरे हॉरोस्कोप में बहुत से प्लैनेट ऐसे हैं जिनको 2-2 राशि दी गई है, ठीक है। जैसे मंगल को 1ली और 8वीं, शुक्र को 2री और 7वीं, लेकिन ये दोनों लगातार नहीं है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा को 1-1 राशि मिली है। मिथुन को भी, मिथुन और कन्या दोनों बुध को मिली है 2 राशि, लेकिन वो भी 3rd और 6th है। 1st 8th, 2nd 7th, 3rd 6th ये है। गुरु है उसको 9th और 12th, धनु और मीन राशि, लेकिन उनके बीच में भी कंटिन्यू नहीं है। लेकिन सिर्फ शनि एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसको 10th और 11th दोनों राशियां लगातार दी गई है। इसके पीछे भी बहुत डीप मीनिंग है। जितना आप इसमें रिसर्च में घुस जाएंगे ना आपको लगेगा कि मतलब ये एक अकल्ट साइंस जो है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अकल्ट साइंस की बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच है। इसको देखने और समझने का नज़रिया आपको वो लेकर आना है कि आप इसमें जो गहन बातें छिपी हैं ना उसको समझ सकें कि शनि को क्यों ये दोनों राशियां लगातार दी गई। शनि को न्यायाधीश का पद मिला है ना, तो 10th आपका कर्म है और 11th आपकी इच्छा पूर्ति है। तो आपने जो कर्म किया है उसके अनुसार आपको कितना लाभ मिलेगा, लाभ का भाव 11th है, वो शनि ही डिसाइड करता है। इसलिए शनि को 10th और 11th दोनों घर एक साथ दिए गए, दोनों राशि साइन जो है उनको गवर्न करता है सैटर्न। अब देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कर्म बहुत कम करते हैं लेकिन उनको लाभ बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके पीछे रीज़न है, जब अष्टक वर्ग हम देखते हैं ना उसमें आपकी जो राशि आ रही है 11th हाउस में, उस राशि को अगर अंक बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब आप कम कर्म करेंगे तब भी आपको लाभ बहुत हो जाएगा। और कुछ लोगों के केस में ये चीज़ अपोजिट होती है, वो कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको लाभ उतना नहीं मिल पाता क्योंकि 11वें घर में जो राशि आई है वो कमज़ोर है, उतने अंक लेकर वो नहीं बैठी। तो शनि यहाँ पे देखते हैं कि आपने जो कर्म किया है किस तरह से किया है और क्या आपने संतुलन बिठाया है। और संतुलन किस लिए? क्योंकि
जो कॉस्मिक आइडिएशन को हम समझते हैं, तो आपको यूनिवर्स के साथ में जो इंडिविजुअल आपकी जो एनर्जी है उसको मर्ज करना होता है, एक बैलेंस बिठाना होता है। आपने वो संतुलन कहीं बिगाड़ा तो नहीं है, कहीं आपने नेचर को नुकसान तो नहीं किया है, कहीं आपने सोसाइटी को नुकसान तो नहीं किया है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्या आपने किसी और के साथ गलत किया है? ये चीज़ों को अगर आप बैलेंस रख पाते या नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग आपके 11th हाउस का जो लाभ है वो डिसाइड होता है। तो कर्म करने के बाद में उस कर्म के अनुसार आपको क्या मिलने वाला है, आगे की आपकी लाइफ कैसी होगी, पास्ट की लाइफ से आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर आ रहे हैं, कौन सा पुण्य जो है आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, और इस जन्म में वो पुण्य कौन से घर में जाके फलित हो रहा है, और इस जन्म में आप जो करेंगे उसके अनुसार आपको क्या लाभ मिलने वाला है या आपके आगे की जर्नी कैसे रहेगी, वो ये 10th और 11th डिसाइड करते हैं आपके कर्म के अनुसार। और फिर देखिए 12th हाउस, उसके अंदर आती है मीन राशि। मछली है, और मछली जल के बिना रह ही नहीं पाती, वो जल में ही समाती है, जल में ही उसका जीवन है। जैसे मकर है और ये क्रैब है, ये जल से बाहर भी आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए। आप देखिए कभी कि एकदम हर टाइम ये पानी में नहीं रहते, सैंड पे भी आ जाएंगे, बीच पे आप जाएंगे, मिल दिख जाएंगे आपको नदियों के किनारे, ठीक है। लेकिन जो मछली है ना, वो जल में ही रहती है, क्योंकि वहीं पे उसका स्थान है। जीवन शुरू भी जल से हुआ था और जीवन जो है ख़त्म भी जल पे हो रहा है। 4th हाउस आपका मतलब माँ का गर्भ है, जो एक है ना हिरण्य गर्भा, जो हम एक इसको समझते हैं बहुत डीप कॉन्सेप्ट में जाके, वो 4th हाउस है। लेकिन 12th हाउस जो मुक्ति की बात करता है, वो जल है कि अगर आप अभी मुक्त होने का समय नहीं आया है, आपकी इच्छाएं बाकी रह गई है, आपका कर्म अधूरा है, तो फिर से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, वो साइकिल फिर से चलता रहेगा। मुक्ति तभी तो होगी ना जब आपका कर्म पूरा हो गया, आपकी सब इच्छाएं समाप्त हो गई है। अगर कोई इच्छा भी शेष रह जाती है ना, प्रबल इच्छा, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, वो थियोरी यही तो है कि बहुत प्रबल इच्छा होती है तो कहीं ना कहीं जीव की उत्पत्ति फिर से होती है उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस कर्म को पूरा करने के लिए। जब आप अपनी सारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं कि अब कोई इच्छा भी शेष नहीं है और उस दिशा में कर्म भी नहीं है, कर्म भी आपने कर लिया है, तो जाकर मुक्ति होती है, नहीं तो फिर से आपको इस चक्कर में आना होता है। तो ये 4 घर जो आपको, जिनमें जल है या कोई जलीय एक जीव है, उसके पीछे हिडन मीनिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसी को मैं आपके सामने लेकर आना चाह रही थी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस चीज़ को जो है सामने लेकर आऊँ, बट मुझे लगा कि शायद बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि इन जनरल जब लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते करते हैं ना, तो वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि बेनिफिट कहाँ हो रहा है, कौन से हाउस में, कौन सी राशि में गए, हम क्या करें कि हमें अच्छा हो, या हम रेमेडी पे फोकस करें। लेकिन अगर आप जो चीज़ें हैं आपस में जुड़ी हुई है, उनका मतलब उनको कोरिलेट करके उनके पीछे का जो मीनिंग समझ जाते हैं ना कि ये चीज़ क्यों है, क्यों शनि को ये 2 राशि दी गई, क्यों यहाँ पे ये जल का कनेक्शन बताया गया इन हाउसेस के साथ, तो आपको फिर चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती है। उम्मीद करूँगी कि इसे जानकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से जो रिसर्च मैं करती हूँ ना, उसमें आप भी अपनी रिसर्च जारी रखिए, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार बताइए कि आप 4th, 10th, 11th और 12th हाउसेस को किस तरह से समझना चाहेंगे, और क्या आप देखते हैं अपने होरोस्कोप पे लगा के, क्योंकि कोई भी चीज़ आप समझते हैं, आप जितने उसको होरोस्कोप पे लगाएंगे ना, आपको सिचुएशन क्लियर होगी। जैसे इसका प्रैक्टिकल यूज़, कि जहाँ पे मैंने बताया कि 4th नंबर आ रहा है, आपको कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर मिली होगी, उस भाव से रिलेटेड कुछ इच्छा आपकी ज़रूर होगी, आप देखिए। और 10th हाउस में जाकर के वो इच्छा, जहाँ पे 10 नंबर की राशि गई, वो इच्छा पूरी होती है, या वो कर्म आपको करना होता है, लेकिन उसमें कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा ग्रह उसमें जो है मतलब अपना रोल प्ले करता है, ये चीज़ आप चार्ट पे लगा के देखेंगे तो आपको क्लियर होगी। फिर 11th हाउस में किस तरह से आपको लाभ हो रहा है वहाँ से, और किस तरह से 12th हाउस में जाकर जो पाइसेस की जो क्वालिटीज़ आ रही है मीन राशि को, वो आप किस तरह से समझते हैं। ये देने का स्थान भी है, पाइसेस जो है वहाँ पे आप देते हैं, मुक्ति की बात करता है, लेकिन क्या आप दे पा रहे हैं, क्या आप उस इच्छाओं से, अपने कर्म से मुक्त हो पा रहे हैं, ये चीज़ें भी आप होरोस्कोप में लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।